अच्छा जी, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने ये देखा था कि भाई रिएक्ट क्या है, और रिएक्ट से पहले हम किस अप्रोच को फॉलो अप कर रहे थे, और अब जब रिएक्ट आ गया तो हम किस अप्रोच को फॉलो अप कर रहे हैं। मैंने वो डाउनलोड की थी ना इसकी। अरे यार, दोबारा करनी पड़ेगी। फिर हम लोगों ने देखा था ट्रेडिशनल वेब में किस तरीके से काम हो रहा होता है, और एस पी ए क्या होती है फुल फॉर्म? सिंगल पेज एप्लीकेशन। वेरी गुड। सिंगल पेज एप्लीकेशन में किस तरीके से अप्रोच फॉलो हो रही होती है। ठीक है, कोई ज़्यादा मुझे एक बता दे ब्रीफली के, बस ऐसी हाई लेवल, डिटेल में नहीं ज़्यादा, कि क्या डिफरेंस होते हैं, थोड़े मोटे मोटे पॉइंट बता दे बस मुझे। एस पी ए और नॉर्मल जो ट्रेडिशनल वेब होती है उसके अंदर क्या डिफरेंस होता है। सिंगल पेज में जो है आपको एक ही एचटीएमएल की फाइल सही मिलती है, है, गुड। और और जावा स्क्रिप्ट के ऊपर सारा काम हो रहा होता है। सही है, वेरी गुड। और जो ट्रेडिशनल है उसमें आपको फर्स्ट करें 5 पेज बनाने हैं एक वेबसाइट में, तो 5 एचटीएमएल पेज अलग अलग बनाने पड़ेंगे। ठीक है, मेन डिफरेंस हमारा ये होता है। ठीक है, और एक और डिफरेंस होता है मेन। सर उसके अलावा मतलब जो ट्रेडिशनल वेबसाइट होती है उसमें वो होता है उसका सिंगल मतलब स्टार्ट वाला जो लोड होता है वो जल्दी हो जाता है, और बाकी जो लोड होते हैं उसमें टाइम किसका बता रहे हो ये? ट्रेडिशनल। सही है। और उसके मतलब एस पी ए पे जो लोड होते हैं वो फर्स्ट वाला जो है हाँ, सही बता रहे हो। और बाकी सारे जल्दी हो जाते फर्स्ट लोड उसका थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, स्लो होता है, क्योंकि बहुत हैवी जावा स्क्रिप्ट थ्रो हो रही होती है, लेकिन उसके बाद बहुत स्मूथ चलती है वो। और एक और मेन डिफरेंस होता है जो आपने अभी तक नहीं बताया किसी एक ने, ये तो दो बिल्कुल सही बताएं, एक और होता है मेन डिफरेंस। वो तो बता दिया ना इसने। एक और होता है मेन, पेज रिलोड। ट्रेडिशनल में हर दफ़ा पेज रिलोड होगा, जबकि यहाँ पे पेज रिलोड नहीं होता, एक ही पेज होता है बस, उसमें सारी कहानी चल रही होती है। तो पेज रिलोड तीसरा डिफरेंस है। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन के हद तक हमने सारी चीज़ें देख ली थी, और हमने उसके अलावा एक फ़ाइल भी डिस्कस की थी, इसका नाम होता है पैकेज डॉट जेसन। क्या करती है भाई ये फ़ाइल? कंटेंट नहीं, हमारे प्रोजेक्ट की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है ना वो सारी इसमें होती है, कि आपके प्रोजेक्ट में क्या क्या डिपेंडेंसी इंस्टॉल हुई हैं। डिपेंडेंसी का मतलब पैकेजेस जो जो आपने इंस्टॉल करें, और प्रोजेक्ट का क्या नाम है, सब चीज़ें इसके अंदर होती हैं। ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये फ़ाइल डिलीट कर दूँ तो मेरा प्रोजेक्ट चलेगा? नहीं चलेगा। सर्वर स्टार्ट करने के लिए क्या कमांड होती है? मुझे अगर अपना डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट करना है, हाँ, क्या कमांड होती है? नहीं, एन पी एम रन डेफ। ठीक है, ये कमांड होती है, इससे हमारा सर्वर स्टार्ट होता है। और अगर मुझे कुछ इंस्टॉलेशन करनी है अपने पैकेजेस की, वो किस तरह होती है? एन पी एक्स तो होता ही नहीं है कुछ। हैं। एन पी एम क्या? एन पी एम इंस्टॉल। मैंने लिखवाया भी था, इसको दोबारा लिख लें। एन पी एम इंस्टॉल का मतलब होता है कि इससे पैकेज इंस्टॉल होंगे। एन पी एम इंस्टॉल का मतलब इससे पैकेज इंस्टॉल होंगे जो आपके पैकेज डॉट जेसन में पड़े हुए हैं। एन पी एम इंस्टॉल कमांड है, वो हम रन करेंगे तो उससे पैकेज इंस्टॉल हो जाएंगे जो हमारी पैकेज डॉट जेसन में पड़े हुए हैं। और डेफ सर्वर स्टार्ट करने के लिए कमांड होती है एन पी एम रन डेफ। हम ऑलरेडी इंस्टॉलेशन वगैरह कर चुके हैं, हम सिंपल है यहाँ पे आके अपना सिंपल सर्वर स्टार्ट करते हैं, एन पी एम रन डेफ। इससे हमारा डेवलपमेंट सर्वर ऑन हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये रन होता है लोकल होस्ट 5173 के ऊपर। इसको यूआरएल को कॉपी कर लें। ये हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया। यहाँ पे हम जो भी काम करेंगे, अपने चेंजेस वगैरह को हम यहाँ पे व्यू करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा ज़रा फोल्डर स्ट्रक्चर के ऊपर मूव करते हैं कि फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होता है। हमने एक फ़ाइल देखी थी यहाँ पे बस पैकेज डॉट जेसन की। देखें, नोड मॉड्यूल्स जब हम कोई पैकेज इंस्टॉल करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास आया था। हमारे पास इससे कोई काम नहीं है, इसके अंदर कभी हमें जाने का इत्तेफाक नहीं होगा। ठीक है, ये फ़ाइल और एक लॉग डॉट जेसन की फ़ाइल, ये क्यों बनती है? ये इंश्योर करती है कि भाई जो पैकेज डॉट जेसन में पैकेज पड़े हैं वो सारे के सारे हमने इंस्टॉल कर दिए हैं जब ये फ़ाइल जनरेट होती है, तो इससे भी हमारा कोई काम नहीं है।
बाकी इसके अलावा वीट कन्फिग है, इसको भी छोड़ दें। गिट इग्नोर की फाइल होती है नॉर्मली, जो भी चेंजेस आप गिट वगैरह पे नहीं भेजना चाह रहे होते हैं ना, वो आप यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे कि नोड मॉड्यूल्स होंगे बहुत हैवी होता है, ठीक है, हम इसको कभी गिट पे नहीं भेजते, तो इसलिए इसको हम यहाँ पे जो फोल्डर जो फाइल्स आप गिट पे नहीं भेजना चाह रहे तो उन फाइल का नाम यहाँ पे आप लिख दें, उन फाइल या फोल्डर्स का नाम, तो वो गिट पे नहीं जाते। तो ये वो वाली फाइल है, इससे हमारा फिलहाल अभी कोई ताल्लुक नहीं होगा। ESLint वाली भी छोड़ दें। मेन जो फाइल है हमारा SRC का जो फोल्डर है, मेन हमारा बस इससे काम होगा। पब्लिक के अंदर भी हमारा कोई काम नहीं है, ठीक है। ये सिंबल वीट की SVG पड़ी हुई है यहाँ पे, जो आपको दिख रही है यहाँ पे, ये SVG इमेज है, ये वीट की इमेज है, तो ये सिंबल, इसको भी हमारा कोई काम नहीं है। मेन हमारा जो काम है वो कहाँ है, SRC के फोल्डर के अंदर हमारा मेन काम है। अब इसके अंदर आते हैं 1 बाय 1। देखें, इसके अंदर हमारी सबसे पहली जो फाइल है वो फाइल क्या है। अच्छा, उससे पहले मैं दिखाता हूँ HTML को ज़रा खोलते हैं। ये तो आप HTML तो फेमिलियर होंगे ना, HTML क्या होती है, इसको ज़रा खोल। देखिए इसके अंदर क्या रखा हुआ है कोड। सिंपल यहाँ पे हेड वेड रखा हुआ है, और बॉडी के अंदर सिंपल क्या है, एक डिव है, एम्प्टी डिव, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इसकी ID क्या दी हुई है, रूट दी हुई है, और एक स्क्रिप्ट की फाइल अटैच हुई है SRC main.jsx, ठीक है। ये main.jsx की फाइल कौन सी है, SRC के अंदर, ये देखें बता भी रहा है, पहले SRC के अंदर जाओ और फिर main.jsx, तो ये रहा SRC, ये रहा main.jsx। इस फाइल को हम कहते हैं एंट्री पॉइंट। क्या कहते हैं, ये सवाल होता है बहुत इंटरव्यूज़ के अंदर कि आपकी एंट्री पॉइंट क्या है, आपकी एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट क्या है, तो वो क्या है हमारा main.jsx। एंट्री पॉइंट का मतलब होता है जहाँ से आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है, जहाँ से पूरी कहानी शुरू हो रही है आपकी एप्लीकेशन की। तो उनको देखें HTML के अंदर आप गौर से देखें कौन सी फाइल लगी हुई है, सिर्फ एक फाइल लगी हुई है main.jsx, तो ये आपका एंट्री पॉइंट है असल में। अब अच्छा, ये JSX को एक नई चीज़ आपको देखने को मिली है। हमने JS पढ़ा है, JS स्टैंड्स फॉर जावा स्क्रिप्ट। JSX क्या होता है, JSX बेसिकली स्टैंड्स फॉर जावा स्क्रिप्ट XML। ये होता क्या है JSX बेसिकली, इसके ऊपर अभी हम आते हैं थोड़ी देर में। अभी बस समझ लें कि भाई एक फॉर्मेट है, जैसे .js एक फॉर्मेट है, .html .css ये एक फाइल एक्सटेंशन है ना, ये एक फॉर्मेट है। इस तरीके से ये भी एक फॉर्मेट है JSX। जब हम रिएक्ट के अंदर काम कर रहे होते हैं, हम JSX की फ़ाइल बनाते हैं। इसके ऊपर मैं डिटेल में बताऊंगा JSX होता क्या है, अभी आगे आएगा टॉपिक। अभी हम सिर्फ फाइल्स को गो थ्रू कर रहे हैं। ये मेरी एक मेन की फ़ाइल पड़ी हुई है यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर ये कुछ स्ट्रिक्ट मोड वगैरह लिखा हुआ है, इसको फिलहाल अभी छोड़ दें। अब यहाँ पे देखें, ये एक अजीब सा कुछ लिखा हुआ है ऐप, और ये ओपन ब्रैकेट है, और यहीं पे क्लोजिंग भी हो रहा है, सेल्फ क्लोजिंग है बेसिकली। जैसे अगर आपने कभी इमेज वगैरह के टैग देखो HTML के अंदर जो हम बनाते हैं, ये क्या होता है, ये भी सेल्फ क्लोजिंग होता है इस तरीके से, ओपन भी हो रहा है, क्लोज भी हो रहा है, सही है। तो अब ये यहाँ पे क्या है, अच्छा दो बातें देखने वाली यहाँ पे। पहली बात तो ये कि एक तो सेल्फ क्लोजिंग है, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं बना हुआ, लेकिन इससे भी ज़्यादा एक मेन बात क्या है, फर्स्ट लेटर क्या है इसका, कैपिटल है। फर्स्ट लेटर क्या है, कैपिटल। तो ये ऐप बेसिकली क्या है, ये ऐप एक बेसिकली एक कंपोनेंट है। क्या है ये, अभी मैं आपको बस एक हाई लेवल बता रहा हूँ चीज़ें, इसकी डेप्थ में हम जाएंगे। इटसेल्फ कंपोनेंट क्या होता है, JSX क्या होता है, सब आगे पूरे टॉपिक्स हैं। अभी बस बता रहा हूँ आपको क्या आइडिया हो जाए कि क्या कौन सी चीज़ क्या होती है। ये ऐप बेसिकली एक कंपोनेंट है, इसको मैंने main.jsx की फाइल में लाके रेंडर कराया हुआ है या कॉल किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब ये सिंपल CSS की फ़ाइल है, index.css की फ़ाइल है, ये एक app.css की फ़ाइल है। मुझे अभी इसका कोई काम नहीं है, मैं यहाँ पे आता हूँ, सिंपल इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, मेरा कोई काम नहीं है इसका। भी app.css की फ़ाइल है, यहाँ पे आओ, उसको सिंपल डिलीट कर दो, ठीक है। अब एक फ़ाइल है app.jsx की, ठीक है। इस फाइल में कुछ कंटेंट वगैरह पड़ा हुआ है आपके पास। मैं सिंपल आ रहा हूँ यहाँ पे, इस पूरी की पूरी फाइल को यहाँ से मैं भी हटा दूँ ताकि चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाए। ये सब मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, ये सब हटा दिया यहाँ से, ये हटा दिया, ये सब रिमूव कर दिया यहाँ से, ये इंडेक्स भी यहाँ से हटा दिया मैंने, ठीक है। अब मैंने यहाँ लिखा सिंपल एक H1 हेलो वर्ल्ड। देखिए बेसिकली ये ऐप है क्या, मैं अगर पूछूँ ये ऐप क्या लग रहा है आपको, क्या बना हुआ है ये, वेरी गुड, फंक्शन, सिंपल फंक्शन है। कोई नई चीज़ दिख रही है आपको इसमें, भाई सिंपल फंक्शन भी तो ऐसे ही बनाते हो आप। हाँ, ये कुछ नया दिख रहा होगा कि रिटर्न हम इस तरह नहीं करवाते, कोई टैग हम रिटर्न कोई वैल्यू करवाते हैं, कोई वेरिएबल करवाते हैं। HTML का एलिमेंट हमने रिटर्न नहीं करवाया आज तक कभी।
ये कुछ नया दिख रहा होगा आपको। यही मेन डिफरेंस होता है एक फंक्शन और एक कंपोनेंट में। ये मैंने सिंपल एक कंपोनेंट बनाया हुआ है। अगर डेफिनेशन लिख लें कंपोनेंट की क्या होता है, अ कंपोनेंट इज नथिंग बट अ सिंपल फंक्शन। सिंपल जावास्क्रिप्ट फंक्शन कर लें। कहाँ है तुम्हारी कॉपी भाई? तो फिर लिख क्यों नहीं रहे? इज नथिंग। तुमने पहले भी ये बोला था मुझे। तो वो नई कब बनेगी? रिएक्ट खत्म हो जाएगा जब। 2 दिन से तो मैं सुन रहा हूँ तुम्हारी ये बात कि नई कॉपी बनेगी। भाई इसमें लिख लो, पेज फाड़ के ले जाना। अ कंपोनेंट उर्दू में लिखवाओ इंग्लिश में लिखवाओ? भाई वो लैंग्वेज यूज़ करें जो आपको समझने में आसानी हो। ये हीरो नहीं बनेगा इंग्लिश में लिखूंगा तो वो एक अलग वो होगा, कुछ नहीं होता। हाँ रोमन लिख लें उर्दू बता दें। भाई, वो चीज़ लिखो जो समझ में आए। ये इंग्लिश उर्दू छोड़ दो, ये सब लैंग्वेजेस की कहानी है बस। वो चीज़ जो समझ में आप रोमन में लिखो। मैं आपको बताता हूँ उर्दू में, उसको रोमन में लिख लो सिंपल, ठीक है। कंपोनेंट क्या है? एक सिंपल जावास्क्रिप्ट का फंक्शन होता है, लेकिन ये HTML एलिमेंट रिटर्न करता है लाजमी। कंपोनेंट सिंपल जावास्क्रिप्ट का फंक्शन होता है जो लाजमी एक HTML एलिमेंट रिटर्न करेगा। ये डिफरेंस होता है एक फंक्शन और एक कंपोनेंट में। फंक्शन क्या होता है भाई? फंक्शन लाजमी नहीं है कि वो कुछ रिटर्न करे, हो सकता है कुछ ना रिटर्न ना करे। कंपोनेंट सिंपल जावास्क्रिप्ट का फंक्शन होता है जो लाजमी HTML एलिमेंट रिटर्न करता है। कंपोनेंट मस्ट रिटर्न करेगा लाजमी। अब सवाल आता है डिफरेंस क्या है एक फंक्शन और एक कंपोनेंट में? भाई कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस है। फंक्शन ज़रूरी नहीं है कि वो कुछ रिटर्न करे, हो सकता है वो कुछ रिटर्न करे, हो सकता है कुछ ना रिटर्न करे। हमने बहुत से फंक्शन देखे जो रिटर्न नहीं करते, सिंपल कॉल करके काम कर रहे होते हैं हम। लेकिन कंपोनेंट भी क्या है? सिंपल जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, लेकिन इसमें शर्त है कि ये लाजमी रिटर्न करेगा। और क्या रिटर्न करेगा? HTML का एलिमेंट। अब वो HTML एलिमेंट कह रहा हूँ मैं, तो वो div भी हो सकता है, स्पैन हो सकता है, H1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, XYZ। HTML का एलिमेंट होगा बस में, ठीक है। सर फंक्शन की तरह ये भी एरो फंक्शन में हम बना सकते हैं। हाँ, इसको आप एरो फंक्शन भी बना सकते हैं, सिंपल फंक्शन भी बना सकते हैं। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं डिफरेंट, वो जरा मैं आपको समझाता हूँ। कंपोनेंट्स की हेडिंग ऊपर डाल के डेफिनेशन लिख लें, इसी में अब कंपोनेंट्स में क्या और डिफरेंस होता है। बाहर करके आ जाओ। एक चीज़ और बताना है कि आपने ये जैसे जावास्क्रिप्ट मेथड वाली जावास्क्रिप्ट पूरी वो है रिएक्ट जावास्क्रिप्ट की बनी है। उस तरह की 2-3 चीज़ें फंक्शन ही है इसके साथ साथ और चीज़ें ऐड और कंफ्यूजन वाला नहीं होती कि यार जावास्क्रिप्ट तो पढ़ लिए लेकिन रिएक्ट में ये भी ऐड हो गई। तो ये रिएक्ट की चीज़ है ना भाई। रिएक्ट की चीज़ है तो इसमें फिर ये क्या और क्या ये चीज़ आ रही है कि फिर ये चीज़ क्या आ रही है, ये चेंजेस ला रहा है। और क्या चेंजेस ला रहा है समझा नहीं मैं। आपने बोला ना ऊपर एक चीज़ चेंज हो रही है जावास्क्रिप्ट फंक्शन में देखेगा तो वो चीज़ कंफ्यूजन पैदा नहीं करती कि वो ये क्या चीज़ चेंज ला रही है। आपको डेफिनेशन मैंने क्या लिखवाई है कि फंक्शन और कंपोनेंट में डिफरेंसेस क्या होते हैं भाई, मैं देख रहा भाई। मैंने कहा कि फंक्शन कंपोनेंट फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का। कंपोनेंट क्या है? सिंपल जावास्क्रिप्ट का, इसको इतना मुश्किल नहीं रहो, बहुत इजी है। कंपोनेंट क्या है भाई? सिंपल जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है जो आप बनाते हो। अब वो फंक्शन ये भी हो सकता है, वो एरो फंक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं भी आपको बना के दिखाऊंगा एरो फंक्शन, ठीक है। तो भाई फिर डिफरेंस क्या हुआ? अब डिफरेंस पे आते हैं। डिफरेंस ये है कि कंपोनेंट लाजमी है वो रिटर्न करेगा कुछ HTML एलिमेंट, जबकि नॉर्मल फंक्शन में ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये पहला डिफरेंस। बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, ये पहला डिफरेंस है। अभी ये घबराओ नहीं क्या लिखा वैसा, अभी मैं सिर्फ एक डिफरेंस बताया मैंने आपको। पहला डिफरेंस क्या है कंपोनेंट और फंक्शन में, ये मैं पूछूंगा आपसे, ये आपको याद होना चाहिए ज़बानी है। पहला डिफरेंस ये है कि कंपोनेंट रिटर्न करता है लाजमी, मस्ट है, ये लाजमी रिटर्न करेगा कुछ ना कुछ HTML एलिमेंट। एक डिफरेंस हो गया। सेकंड डिफरेंस, कंपोनेंट की पहचान क्या है?
पहचान ये है कि कंपोनेंट का फर्स्ट लेटर हमेशा क्या होता है, कैपिटल होता है। कंपोनेंट का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा, स्मॉल नहीं हो सकता। ये सेकंड डिफरेंस है, ठीक है। थर्ड डिफरेंस, हम कंपोनेंट को यूज़ करने के लिए उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं और इंपोर्ट भी करते हैं। क्या करते हैं? एक्सपोर्ट भी करते हैं, इंपोर्ट भी करते हैं। ये मैं बताऊंगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है। वैसे नॉर्मली इंग्लिश के वर्ड है ना, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है? इम्पोर्ट मतलब भेजना, इंपोर्ट भेजना, और मंगवाना। नहीं इंपोर्ट मतलब लेना और एक्सपोर्ट मतलब सेल। भाई एक्सपोर्ट का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई चीज़ पड़ी हुई है, आप अगर किसी को दे रहे हो तो वो एक्सपोर्ट कर रहे हो। आपके पास कोई चीज़ नहीं है, आप किसी से कोई चीज़ ले रहे हो तो वो इम्पोर्ट है। ऐसा ही है, ऐसा ही है, कोई मसला नहीं है। उल्टा बोल रहे हो तो कोई इशू नहीं है। भाई यही सेम चीज़ यहाँ पे भी है। ये देखें, ऐप का फंक्शन है ये। मैंने इसको क्या किया हुआ है, एक्सपोर्ट। अच्छा मैं फिर बता रहा हूँ, अभी ये सारे टॉपिक्स आगे डिटेल में भी आएंगे। मैं सिर्फ एक जर्नल आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अब सवाल है, ये JSX क्या होता है? ठीक है, ये JSX मैंने बताया भाई, जावा स्क्रिप्ट XML। फुल फॉर्म क्या है इसकी? जावा स्क्रिप्ट XML। तो लेकिन होता क्या है ये JSX? जैसे भाई .js में समझ में आ रहा है कि .js क्या है। इसका मतलब जब भी किसी फाइल का नाम मैंने .js रखा हुआ है, इसका मतलब मैं उसमें क्या कर रहा हूँ, जावा स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। किसी फाइल का नाम अगर .html है तो उसमें मैं HTML लिख रहा हूँ। ऐसे ही अगर .cs है तो CSS लिख रहा हूँ। अब यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, .js तो यहाँ मैं JSX लिख रहा हूँ। अब JSX क्या होता है? JSX लिख लें इसको। JSX क्या है? एक स्पेशल टाइप का सिंटैक्स है। JSX एक स्पेशल टाइप का सिंटैक्स है रिएक्ट में, जिसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट की फाइल में HTML डायरेक्टली लिख सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, JSX एक स्पेशल टाइप का सिंटैक्स है रिएक्ट में, जिसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट की फाइल में HTML लिख सकते हैं डायरेक्टली। ये वर्ड लगाना ज़रूरी है, डायरेक्टली, क्योंकि HTML तो आप पहले भी लिख सकते थे। कैसे लिखते थे? टेम्पलेट स्ट्रिंग के अंदर, याद है, बैकटिक्स लगा के। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं। इसके अंदर जावास्क्रिप्ट की फाइल में HTML हम जावास्क्रिप्ट की फाइल में HTML लिख सकते हैं डायरेक्टली। JSX क्या है? एक स्पेशल टाइप का सिंटैक्स है रिएक्ट के अंदर, जिसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट की फाइल में डायरेक्टली HTML लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हमें बैकटिक्स लगा के लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पे। कोई अगर मैं याद होगा, अगर मैं पीछे दिखाऊँ आपको, हम क्या करते थे सिंपल, अगर मुझे कोई HTML लिखनी है, जैसे टू ऐप हमने बनाई थी, हम सिंपल क्या करते थे, कंटेनर डॉट इनर HTML प्लस इक्वल टू बैकटिक्स ऑन करता था, वहाँ से पूरी HTML कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता था। इस तरह करता था मैं। लेकिन ये डायरेक्टली तो नहीं कर रहा ना मैं तो बैकटिक्स का सहारा ले रहा हूँ। यहाँ मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ। ये एक और डिफरेंस होता है कंपोनेंट का, और इसी का नाम होता है JSX। इसी सिंटैक्स का नाम क्या होता है? JSX। मतलब इसको सेव करके पहले आपको ज़रा आउटपुट दिखाता हूँ, फिर आपको फ्लो समझाऊंगा, ये चीज़ें आपस में कनेक्ट कैसे हो रही हैं। असल चीज़ जो है समझने वाली चीज़ है वो ये फ्लो है, जो मैं भी समझाऊंगा थोड़ी देर में। पहले आपको मैं आउटपुट दिखा दूँ ज़रा। मैंने सिंपल क्या लिखा है यहाँ पे, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये काम करते हैं, मैं यहाँ पे एक डिव ले लेता हूँ, हेलो वर्ल्ड। इसके अंदर मैं एक H2 ले लेता हूँ, I am heading 1, I am heading 2। ज़रा गौर से देखिएगा, इनिशियल जो रिएक्ट की जो इनिशियल क्लासेस है ना, यही असल में होती है इंपॉर्टेंट लेने की, क्योंकि इसमें बेसिक्स होते हैं। और जूम करूँ, सही है। रिएक्ट की जो स्टार्टिंग की 5-8 क्लासेस है ना, यही असल में इंपॉर्टेंट है, इसमें बेस बनती है आपकी। यही में अगर आपने नहीं सही से ली या छुट्टियाँ करी या कंसंट्रेशन से नहीं ली, तो फिर आप एंड तक कंफ्यूज रहेंगे। रिएक्ट में पढ़ने का जो काम है ना, असल पढ़ने का जो मेहनत करने का टाइम है, वो स्टार्टिंग का ही है। एंड में तो हमें नहीं पढ़ना कुछ, हमें बस चीज़ें यूज़ करनी है एंड में।
प्रोजेक्ट्स बनाने ही करने, पढ़ने का टाइम स्टार्टिंग ही है, बेसिक सारी स्टार्ट में मिलेगी आपको शुरू की 8-10 क्लासेस में, ठीक है। अच्छा देखिए मैंने किया सिंपल इसको यहाँ पे सेव, चलते हैं हम जरा अपने डेव सर्वर के ऊपर। मैंने रिलोड किया। अच्छा ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, लाइव सर्वर चलता है आपका, ये फर्स्ट टाइम मैं रिलोड करना पड़ा मुझे। अब ये डायरेक्टली आप वहाँ सेव करेंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे आया, आई एम हेडिंग 1, सेव किया। अब सवाल है ये आउटपुट यहाँ पे आ कैसे रहा है, कनेक्शन कैसे। अब हम जा रहे हैं कनेक्शन पे जा रहे हैं ज़रा, ये खुद रिलोड होगा, आप सेव करोगे यहाँ रिलोड हो जाएगा, ठीक है, जैसे लाइव सर्वर के अंदर होता है। अब मेन चीज़ है कनेक्शन। भाई मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ, ये मतलब कनेक्शन कैसे बन रहा है, ये HTML पे दिख कैसे रहा है मुझे सारा सामान, ठीक है। कनेक्शन समझाने से पहले मैं अगर आपको पहले HTML की फाइल दोबारा दिखाता हूँ। यहाँ पे सिंपल क्या पड़ा हुआ है, एक एम्प्टी डिफ पड़ा हुआ है, इसकी ID दी हुई है रूट, और कुछ नहीं पड़ा हुआ, ऐसा ही है। और एक सिंपल एक फाइल अटैच हुई हुई है यहाँ पे ये। अब जरा मैं यहाँ पे आके इसका इंस्पेक्ट करता हूँ, एलिमेंट के अंदर आए, देखें ये बॉडी पड़ी हुई है, सिंपल बॉडी के अंदर वही डिफ पड़ा हुआ है रूट जो वहाँ रखा हुआ है, लेकिन अब ये डिफ एम्प्टी नहीं है। इसमें क्या है, क्या आ रहा है इसके अंदर, वो सारा कंटेंट आ रहा है जो यहाँ पे रखा हुआ है, कहाँ पे, app.jsx के अंदर। देखे ना ये पूरा डिव आ रहा है ना, वहाँ पे पूरा डिव आ रहा है रूट के अंदर, आ रहा है नहीं आ रहा। अब सवाल ये है कि डिव यहाँ तक गया है कैसे, कनेक्शन क्या है इसका। देखिए हमें, अगर मैं सिंपल एक HTML से जावास्क्रिप्ट के उसमें कुछ बना रहा हूँ, मुझे कनेक्शन समझ में आता है बड़ा आसान, कि भाई सिंपल एक जावास्क्रिप्ट की फाइल है, एक CSS की फाइल है, CSS की फाइल को हेड में लिंक किया हुआ है, जावास्क्रिप्ट की फाइल को बॉडी के आखिर में बिल्कुल लिंक किया हुआ है, और जब मैं HTML को ओपन कर रहा हूँ तो भाई जाहिर सी बात है CSS मुझे दिखेगी, क्यों, क्योंकि भाई वो हेड में लगा हुआ है। जावास्क्रिप्ट मुझे दिखेगी, क्यों, क्योंकि वो बॉडी के टाइम पे लगा हुआ है। तो ये मुझे ये कैसे मिल रहा है यहाँ पर, अब ज़रा समझते हैं इसको। देखिए HTML में हमारी एक फ़ाइल लगी हुई है main.jsx, ये फाइल कहाँ मिलेगी, ये रही SRC के अंदर पड़ी हुई है। ये एसेट्स को भी डिलीट कर देते हैं यहाँ से फिलहाल, अभी बिल्कुल क्लीन कर देना चीज़ें। ये फाइल बड़ी सिंपल, ये दो फाइल हैं बस, main.jsx, app.jsx। मैं आता हूँ ज़रा मेन के अंदर, मेन के देखें, ये सबसे पहले इसको देखें, ऐप कंपोनेंट, ये ऐप क्या है, कंपोनेंट है, फंक्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि भाई ये फर्स्ट लेटर से शुरू, कैपिटल लेटर है इसका फर्स्ट लेटर, ये कुछ ना कुछ, ये एक JSX रिटर्न कर रहा है। ये क्या रिटर्न कर रहा है, JSX, इसी को कहते हैं JSX। अच्छा अब सवाल ये, एक दिमाग में सवाल आता है कि यार JS मतलब जावास्क्रिप्ट, क्योंकि मैं जावास्क्रिप्ट की फाइल में खड़ा हूँ, जावास्क्रिप्ट फंक्शन के अंदर हूँ, लेकिन ये X क्या है यहाँ पे, ये H होना चाहिए था ना, JSH होना चाहिए था, जावास्क्रिप्ट HTML, उसूलन ये होना चाहिए था ना JSH, तो JSX क्यों है ये, X का मतलब क्या होता है, XML। अभी XML क्या है, XML ना बेसिकली एक लैंग्वेज होती थी पहले ज़माने में, अब भी होती है। आपकी जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनती है ना, एंड्रॉयड के ऊपर आप चला रहे हो, तो ये अभी भी XML के अंदर बनती है, एक लैंग्वेज होती है ये जो लैंग्वेज है ना, ये HTML से पहले वजूद में आई थी। HTML से पहले लोग, जैसे हम अभी HTML लिख रहे हैं ना, वो XML चलती थी पहले, HTML से पहले। जो काम HTML कर रही है ना अभी, वही काम XML करती थी, सही है। तो असल में XML इज़ क्वाइट सिमिलर विथ HTML से काफ़ी सिमिलर लैंग्वेज है XML, ठीक है। तो इसीलिए इस सिमिलैरिटी की वजह से हमने इसको X का नाम दे दिया, JSX के जावास्क्रिप्ट XML। असल में तो हम HTML लिख रहे होते, लेकिन क्योंकि HTML बहुत ज़्यादा सिमिलर होती है XML की तरह, तो इसलिए JSX पड़ा इसका नाम। तो असल में हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है चीज़ है, रिटर्न के बाद क्या लिखा हुआ है, ये एक JSX लिखा हुआ है, लिखी हुई तो HTML है, लेकिन इस सेंटेक्स का नाम क्या है, क्या आप जावास्क्रिप्ट के फंक्शन के अंदर HTML लिख रहे हो डायरेक्टली, इस सेंटेक्स का नाम क्या है, JSX, और ये रिएक्ट का सेंटेक्स है। कोई सवाल यहाँ तक, रेहान आपके स्पेशली? सर ये मतलब ये जो फाइल बनी वो JSX की जो फाइल है वो रिएक्ट की फाइल है। रिएक्ट की फाइल है, लेकिन JSX क्या है, एक सेंटेक्स है, एक स्पेशल टाइप का सेंटेक्स है, जिसके अंदर मैं जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर, ये जावास्क्रिप्ट फाइल है ना भाई, फंक्शन बना हुआ है सिंपल, जावास्क्रिप्ट की फाइल है, तो मैं जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर अपनी JSX लिख सकता हूँ, यानी कि अपनी HTML लिख सकता हूँ डायरेक्टली। JSX क्या है, सिंपल कुछ नहीं है, जावास्क्रिप्ट की फाइल में अगर आप HTML लिख रहे हो, इस चीज़ का नाम JSX है, और ये क्या है बेसिकली, रिएक्ट का सेंटेक्स है भाई। XML अलग फिर लैंग्वेज
XML एक डिफरेंट लैंग्वेज है, उसी के नाम पे इसका नाम रखा है JSX। XML इसमें नहीं नहीं, XML का हमारा कोई काम नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ कि X का मतलब क्या है यहाँ पे। सर वो HTML जो इंडेक्स जो HTML है उसमें तो कनेक्ट हुई भी है वो वाली। अभी रुको रुको रुको, ज़रा सब्र करो, आते हैं, रुक जाओ, परेशान नहीं हो, भी आते हैं। अच्छा भाई, फंक्शन तो बन गया, सॉरी फंक्शन नहीं, क्या बोलूँगा इसको मैं, कंपोनेंट बोलूँगा। अब कंपोनेंट तो बन गया। अब मैंने आपको बताया था कंपोनेंट जैसे नॉर्मल हम रिटन लैंग्वेज में चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, ऐसे ही कंपोनेंट भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते ही क्यों हैं? सवाल एक जर्नल में, इसको छोड़ दें, वैसे ही नॉर्मल पूछ रहा हूँ मैं। किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो फिर हम import भाई करते किसी हैं। चीज़ की ज़रूरत मुझे नहीं है, आपको है, तो मैं आपको दे दूंगा, एक्सपोर्ट कर दूंगा। और किसी चीज़ की ज़रूरत मुझे आपको नहीं है, तो आप मुझे, आपके लिए वो एक्सपोर्ट होगा, मेरे लिए क्या होगा, इंपोर्ट होगा। यही सेम यहाँ पे भी है। मुझे अगर इस ऐप फंक्शन को कहीं यूज़ करना है दूसरी जगह पे, तो मैं इसे क्या करूँगा, एक्सपोर्ट करूँगा। और अगर जहाँ यूज़ करूँगा जिस फाइल में, उसके लिए ये फंक्शन क्या होगा, इंपोर्ट होगा। अब एक्सपोर्ट जो है ना, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों की होती है दो टाइप्स, लेकिन उसमें मैं जाता हूँ ज़रा बाद में, क्योंकि टाइप्स क्या होते हैं अभी मैं आपको फ्लो समझा दूँ। ज़रा फ्लो क्या है। मैंने बोला भाई इस ऐप कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करना है, तो उसके लिए मैंने सिंपल लिख दिया यहाँ पे एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ये, अब ये डिफ़ॉल्ट क्यों लिखा भाई, एक्सपोर्ट खाली क्यों नहीं लिखा, अभी फ़िलहाल के लिए छोड़ दो, बस समझो इसको मैंने क्या करा, यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया। अब मैंने एक्सपोर्ट किया है तो इसका मतलब है लाजमी मैं कहीं ना कहीं से क्या करूँगा, इंपोर्ट करके यूज़ करूँगा। भाई पागल तो हूँ नहीं कि खामखा एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं इंपोर्ट करना है यूज़ करने के लिए। अब ये एक फ़ाइल है जो index.html लगी हुई है, मेन, जो मेरी ये रही फाइल main.jsx। इसको ज़रा खोलते हैं, इसके अंदर ये स्ट्रिक्ट मोड हटा देते हैं ज़रा 2 मिनट के लिए हम। अच्छा अब देखें ये ऐप क्या है, ये कोई बताएगा मुझे? ये फंक्शन जो हमने जो मैंने इस कंपोनेंट को एक्सपोर्ट किया है ना, अब मैंने उसको यहाँ पे इंपोर्ट किया है, इंपोर्ट ऐप फ्रॉम, ये जहाँ से उठा लिया .jsx से। अब ये सिर्फ फ्लो समझें, कैसे उठ रहा है, कैसे उठाना है, इंपोर्ट क्या सिंटैक्स है, उसको छोड़ो, मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट पूरा समझाऊंगा आपको डिटेल में। अभी मैं अभी सिर्फ फ्लो समझा रहा हूँ आपको कि पूरी पाइपलाइन चल कैसे रही है। मैंने इस ऐप को इंपोर्ट किया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ये क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे फ्रॉम के राइट साइड पे ना हम कोई लाइब्रेरी वगैरह होती है उसको उठा रहे होते हैं। ये एक लाइब्रेरी है रिएक्ट की भाई, जो हमने इंस्टॉल करी है। अच्छा भाई कहाँ इंस्टॉल करी है, आप चेक करोगे, यहाँ जाओ पैकेज और जेसन में, ये रही लाइब्रेरी, ठीक है। रिएक्ट और रिएक्ट डॉम हमने इंस्टॉल करी है, जो हमें बाय डिफॉल्ट असल में मिली है, इंस्टॉल होगी। तो रिएक्ट से मैंने क्या उठाया, रिएक्ट उठाया। अभी फिलहाल मैं कहीं यूज़ नहीं कर रहा हूँ इस रिएक्ट को, बस उठा लिया। इंपोर्ट रिएक्ट डॉम फ्रॉम रिएक्ट डॉम क्लाइंट, ये एक रिएक्ट डॉम कोई लाइब्रेरी वहाँ से कुछ उठ के आ रहा है। इसको भी हमने फोकस नहीं करना, बस फोकस की चीज़ क्या है यहाँ पे, रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट रूट छोड़ दें, पता नहीं क्या है आपका ताल्लुक ही नहीं है। अब जो चीज़ आगे ना उसको गौर से देखें, ये कुछ जाना पहचाना सेंटेक्स लग रहा होगा आपको, याद है जावास्क्रिप्ट में करते थे ये चीज़। अब ये है क्या, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट, कहाँ पे, वेरी गुड भाई, HTML में रूट है, असल में मैं इसको यहाँ उठा रहा हूँ। अब इसके अंदर मैं क्या बोल रहा हूँ, डॉट रेंडर, रेंडर का मतलब होता है इसके अंदर कॉल कर दो, प्लेस कर दो, इंसर्ट कर दो। किसको कॉल करो, ऐप को। और ऐप में क्या पड़ा हुआ है, अच्छा यहाँ पे क्या होता है VS कोड में, आपने किसी कंपोनेंट के अंदर जाके देखना है ना वो कंपोनेंट क्या है, आप कंट्रोल प्लस करें, उस कंपोनेंट पे क्लिक करेंगे, उस कंपोनेंट के फाइल पे चले जाएंगे। और ऐप में क्या पड़ा हुआ है आपका, जो रिटर्न हो रहा है ना, रिटर्न के बाद जो चीज़ लिखी हुई है, ये वो चीज़ उठ के असल में यहाँ पे इस रूट के अंदर जा रही है। तो इसीलिए मुझे यहाँ पे मेरा आउटपुट दिखने में आ रहा है। समझ में आई पाइपलाइन, किस तरीके से चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं। किसी को नहीं समझ में आया कोई मसला नहीं, तो दोबारा बता दूंगा, लेकिन ये फ्लो समझना बड़ा ज़रूरी है कि चीज़ें चल कैसे रही हैं। दोबारा बता दूँ एक दफ़ा, दोबारा देख लेते हैं। देखिए हमारे पास सिंपल एक HTML की फ़ाइल है, इसके अंदर यहाँ पे एक खाली डिफ पड़ा हुआ मिला है मुझे, रूट, इसकी आईडी रूट है, और दो फाइल मुझे मिली है यहाँ पे, एक main.jsx और एक app.jsx। app.jsx बेसिकली क्या है, मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट एक कंपोनेंट मिलता है मुझे बना बनाया, ठीक है, जिसको हमने एक्सपोर्ट किया हुआ है यहाँ पे। अच्छा जो फंक्शन का नाम है उसी नाम से एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है, अपने कोई नाम चेंज नहीं कर सकते, उसी नाम से एक्सपोर्ट होता है। इसको मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। और अब एक्सपोर्ट किया है तो मेन की फाइल में आके सिंपल इसको मैंने यहाँ से इंपोर्ट किया। इंपोर्ट का मतलब मैंने पूरा का पूरा फंक्शन उठा लिया एक तरीके से, और यहाँ पे
ये डॉक्यूमेंट और गेट इन बाय आईडी रूट, इस रूट को उठाया, इस डिफ को उठाया यहाँ मुझे मैंने, और डॉट रेंडर का मतलब आप यूँ समझ लें कि आप कॉल कर रहे हैं, इसके अंदर कुछ इंसर्ट कर रहे हैं। इनर HTML करते थे जावास्क्रिप्ट में, वो कर रहे हैं, समझ लें अभी आप भाई क्या इनर HTML करो या क्या इंसर्ट कर दो इस ऐप कंपोनेंट को, ठीक है। कंपोनेंट किस तरह बनेगा, कंपोनेंट किस तरह कॉल होगा, इंपोर्ट कैसे होगा, एक्सपोर्ट कैसे होगा, ये सारी चीज़ें मैं भी बताऊंगा आपको, उसकी टेंशन नहीं लें। अभी बस फ्लो को समझने में फोकस करें कि फ़्लो किस तरह चल रहा है, ठीक है। कोई सवाल इसके अंदर? ये फ़्लो बहुत ज़रूरी है समझना। आगे चलें, क्लियर है यहाँ तक रेहान? सर आप पैकेज और जेसन में वो आपने लिखा था ना, फिर आप मेन में आए। नहीं, मैंने यहाँ कुछ नहीं लिखा, नहीं मतलब पैकेज और जेसन, अच्छा ये तो दूसरी। इसको छोड़ दें, इससे हमारा ताल्लुक ही नहीं है कोई। हम सिर्फ यहाँ देखने आएंगे कि हमारे प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल हुई हैं, बस। इसमें ना हमें कुछ लिखना है, ना कभी कुछ चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी हमें इसमें। नहीं उससे पहले जो आपने आईडी तो आपने HTML की फाइल ली, फिर ऐप में app.js में आपने। देखें मैंने कुछ नहीं दिया खुद से, ये सब बाय डिफ़ॉल्ट मुझे मिला है। मैं आपको सिर्फ फ्लो समझा रहा हूँ, कौन सी चीज़ कहाँ से कनेक्ट हो रही है, ठीक है। हमने अभी तक कुछ नहीं दिया किसी को। नहीं HTML वो तो सही, कुछ नहीं किया, मैं बोल रहा हूँ कनेक्शन का HTML का। पहले ऐप में गया, पहले यहाँ मेन में गया, ये मेन पे आएगा। यहाँ से देखें ना, आप खुद देख लेना, यहाँ पे आए, आप इस फाइल पे क्लिक करें, कहाँ जा रहा है, मेन पे। इसका मतलब पहले इस फाइल में गएगा ये। यहाँ पे ये रूट है, इस उठाया, डिव उठाया HTML से, इसके अंदर रेंडर करवा रहा है किसको, ऐप को। ऐप क्या है भाई, एक ये सेपरेट कंपोनेंट। कंट्रोल प्लस करके जाएंगे तो आपको फ्लो खुद समझ में आ जाएगा, कौन सी कहाँ से कनेक्ट हो रही है, ठीक है भाई। अच्छा हम लोगों ने भाई फोल्डर स्ट्रक्चर देख लिया, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल डॉम। ये वर्चुअल डॉम पे जाने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि कंपोनेंट क्रिएट कैसे होता है, कंपोनेंट में क्रिएट करते वक्त किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना होता है, ठीक है। दो चीज़ें ये, दूसरा कंपोनेंट क्रिएट होने के बाद कंपोनेंट कॉल कैसे होता है, ये देखना है। इसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है, कैसे करते हैं, और कितने टाइप्स का होता है, ये सब चीज़ें हमें देखनी है। फिर हम वर्चुअल डॉम पे मूव करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में ये सारी चीज़ें हमें कवर अप करनी है। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। ऐप कंपोनेंट जो होता है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको बना बनाया मिला हुआ होता है, ठीक है। आप चाहे इसको दोबारा से भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं इसको नहीं छेड़ रहा, इसको हम डिफ़ॉल्ट रखे रहते तो कोई इशू नहीं है। हम अपना नया कंपोनेंट बनाते हैं, कैसे बनाना है, ठीक है। देखें रिएक्ट के प्रोजेक्ट्स ना, जो रिएक्ट का प्रोजेक्ट होता है, यहाँ पे अभी तक आपने जो HTML CSS जावास्क्रिप्ट पढ़ी है, उसके अंदर आपने कितनी फाइल्स में काम किया नॉर्मली, मैक्सिमम में भी 4 5, एक्सट्रीम हुआ 10, इससे ज़्यादा फाइल्स में काम किया नहीं किया। रिएक्ट क्योंकि फॉलो कर रहा होता है कंपोनेंट बेस आर्किटेक्चर। किसको फॉलो कर रहा होता है, यानी यहाँ पे हर चीज़ क्या होगी, एक सेपरेट कंपोनेंट होगा। यूँ समझ लें, नॉर्मल HTML में क्या होता था, हम पूरे पेज है उसी के अंदर सारा काम कर देते थे, एक ही पेज में सारा कोड भर दिया हमने, सब उठाया एक ही पेज में डाल दिया। यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ क्या होगा, आपका एक पेज है ना, उस पेज में नहीं आएगा सारा सामान। आपकी अगर 10 फंक्शनलिटीज है, 10 को आपने छोटे छोटे चंक्स, छोटे छोटे बंडल बनाए 10, उन बंडल को कंपोनेंट का नाम दे दें आप। छोटे छोटे 10 कंपोनेंट बन गए, और उन 10 कंपोनेंट को उठा करके आप यहाँ पे रेंडर करोगे। यहाँ ये अप्रोच होती है फॉलो। मार्कर है यहाँ पे कहीं, मतलब हर कंपोनेंट की अलग फाइल है। सुनो सबर करोगे। देखें अगर मेरे पास एक पेज है ना, ये ट्रेडिशनल अभी तक हम जो काम करते हैं उसमें क्या करते थे भाई, इसका पेज है, इसी के अंदर हमने पूरी HTML भर दी, ऐसा ही है। रिएक्ट में ऐसा नहीं होगा। रिएक्ट में क्या है, अगर ये दो चीज़ें सिमिलर टाइप की हैं, आप एक डिफरेंट फाइल बनाओगे, उस फाइल के अंदर ये दो का कोड रखोगे, ठीक है। ये अगर लेट्स से ये पेज यहाँ बना दूँ नया में, ठीक है, ये रिएक्ट में इस तरह करोगे आप। फिर दो नई चीज़ें आ रही है ये वाली, इनके लिए एक सेपरेट फाइल बनेगी, उसके अंदर ये दो काम होंगे। अब ये दो जब मुझे कॉल करने, इसको उठा के मैं यहाँ कॉल करूँगा, इसको उठा के मैं यहाँ कॉल करूँगा। रिएक्ट में इस तरीके से काम होता है। तो यहाँ पे फाइल स्ट्रक्चर, फोल्डर स्ट्रक्चर ना काफ़ी बड़ा होता है। मतलब यहाँ पे रिएक्ट में अगर कोई मिड लेवल का प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बड़े प्रोजेक्ट की तो मैं बात नहीं कर रहा, मिड लेवल की बात कर रहा हूँ, जो कि ना छोटे में आता है ना बड़े में आता है, दरमियाना प्रोजेक्ट होता है। 300 400 500 ये फाइल स्ट्रक्चर जाता है आराम से,
और इसमें कोई परेशान होने की, कोई भौकलाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये क्या हो गया, कुछ नहीं है, नॉर्मल होता है रिएक्ट में, ठीक है। अच्छा, उसकी रीज़न सिर्फ एक है, चीज़ें आपकी सेपरेट रहें। यहाँ पे ना बहुत अच्छी हायरार्की होती है। ये वाला जो प्रोजेक्ट है ना आपका, इस तरह में अगर आपको कोई एरर आया, कोई बग आ गया, आप डीबग नहीं कर पाओगे। यहाँ पे आपको सुबह हो जाएगी देखते देखते, आपको तो पहले ढूंढ, उस जगह पे पहुँचने में आपको टाइम लगेगा जहाँ पे बग आया है। बग तो बाद में सॉल्व करोगे, पहले आप उस जगह में पहुँचने तक में अपना टाइम लगाओगे कि भाई ये बग आया किस जगह पर है। यहाँ ये मसला, यहाँ ये मसला नहीं आएगा। क्यों? यहाँ पे हर एक चीज़ सेपरेट है। आपको पता है यार, अगर इस वाली फंक्शनलिटी में मसला है तो मुझे 10 फाइलों में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, एक फाइल बनी हुई है, इसी फाइल में जाओ, यहाँ पे सब मिलेगा। तो यहाँ ये फ़ायदा होता है। तो इसी को कहते हैं कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर, कि यहाँ पे हर एक चीज़ का एक सेपरेट कंपोनेंट है, एक सेपरेट फाइल बनाई हुई है, उस फाइल से उस कंपोनेंट को उठा करके यहाँ कॉल किया हुआ है मैंने। आपको मज़ा आएगा यहाँ काम करने में। तो मैंने इसलिए बता दिया कि फ़ोल्डर स्ट्रक्चर को कभी नहीं देखे यहाँ पे, कितना सारा फ़ोल्डर हो गया, इतनी फाइल्स हो गई, 400-500 फाइल्स तक तो मैंने भी काम किया हुआ है यहाँ पे, बल्कि इससे ऊपर किया हुआ है। अभी हमारे ऑफिस में करंटली चल रहा है एक प्रोडक्ट है, उस पर काम हो रहा है, उसकी तकरीबन कोई 350 फाइल्स क्रॉस हैं। एक उसकी एक प्रोजेक्ट में एक फंक्शनैलिटी की बात कर रहा हूँ मैं, एक प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा, प्रोजेक्ट में एक फंक्शनैलिटी की बात कर रहा हूँ मैं। इसमें 350 फाइल्स हैं और इस तरह की कोई 25-26 फंक्शनैलिटीज़ चल रही हैं उसके अंदर। एक फंक्शनैलिटी में 350 से ऊपर फाइल्स हैं और इस तरह की कोई 25-26 फंक्शनैलिटीज़ ऑलरेडी हैं और अब हम कुछ नहीं बना रहे हैं। तो सोचो फोल्डर स्ट्रक्चर कहाँ जा रहा होगा उसका। तो फोल्डर स्ट्रक्चर को कभी नहीं घबराना आपने यहाँ पे रिएक्ट में। क्लियर है? अप्रोच दें कितनी प्यारी है, हर एक चीज़ सेपरेट है, आपको ढूंढना ही नहीं पड़ेगा जाके चीज़ों को, आपको पता है ये चीज़ यहाँ रखी हुई है। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं आपको बता रहा था यहाँ पे रिएक्ट के प्रोजेक्ट के अंदर अगर आपने अपने प्रोजेक्ट को स्केलेबल रखना है, स्केलेबल का मतलब उस प्रोजेक्ट को आप किसी बड़े लेवल पे स्केल कर सकते हैं, और क्लीन, हर चीज़ को क्लीन रखने के लिए यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपका फोल्डर स्ट्रक्चर। भाई रिएक्ट डेवलपर आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन अच्छे डेवलपर्स जो है ना वो बहुत कम होते हैं। क्यों? उनकी एक पहचान क्या होती है, एक दो बंदे डेवलपर है रिएक्ट, दोनों रिएक्ट पर काम करते हैं, दोनों एक्सपीरियंसड हैं। अच्छा और बुरे की पहचान कैसे होती है? कोड देख के, उनका कोड करने का स्टाइल, कोडिंग स्टाइल देख के, कोड करने का स्टाइल क्या है इसका। उसमें जो मेन चीज़ होती है ना, मैं आपको बहुत एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको ये बात अपनी, मेन चीज़ जो होती है ना वो ये नहीं होती कि वो फंक्शन कैसे बना रहा है, वो लॉजिक कैसे लिख रहा है, वो तो बात की बात है। मेन चीज़ सबसे पहले होती है कि भाई उसका फोल्डर स्ट्रक्चर कैसा है। क्या उसका फोल्डर स्ट्रक्चर ऐसा है कि अगर मुझे कल को कोई चीज़ ढूंढनी पड़ जाए तो मुझे उसके लिए 10 घंटे लग जाए फाइल ढूंढने के लिए, या उसका फोल्डर स्ट्रक्चर ऐसा है कि मैं सिर्फ ये फोल्डर खोलूँ, मुझे देख के पता चले कि यार ये चीज़ यहाँ रखी हुई होगी। तो फोल्डर स्ट्रक्चर आपका बहुत मैटर कर रहा होता है। मैं आपको एक फोल्डर स्ट्रक्चर बता रहा हूँ जो मैं अक्सर यूज़ करता हूँ, तो अगर आपको अच्छा लगे उसको फॉलो कर लें, या अगर आप यूट्यूब वगैरह पे अगर आपको कोई और फोल्डर स्ट्रक्चर समझ में आए वो देख लें। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ कोशिश करें इसको अडॉप्ट कर लें, क्योंकि मैंने मतलब ख़ुद नहीं बनाया ये भाई, मैंने भी सीनियर्स, जो इस तरह के सीनियर्स कोड करते हैं, इस तरह के सीनियर डेवलपर्स कर रहे होते हैं काम, उसको मैंने अडॉप्ट किया। ठीक है, अब फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे बनता है यहाँ पे। आपका सारा का सारा काम, जितना भी हम काम करेंगे अब से लेके एंड तक, सारा का सारा काम आपका SRC के फोल्डर के अंदर होगा, इससे बाहर नहीं होगा। एक बात तो याद रख लें, कोई भी फाइल बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, सारी कहाँ होगी? SRC के अंदर कहानी चल रही होगी, इससे बाहर नहीं होगा आपका काम। अच्छा, सबसे पहले SRC के अंदर क्या होता है? अच्छा, ये फोल्डर स्ट्रक्चर, क्योंकि अभी हमने जस्ट स्टार्ट लिया है रिएक्ट को, ये फोल्डर स्ट्रक्चर ये नहीं कि मैं सारा बता दूंगा अभी आपको, टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस आते रहेंगे। सारा बता दूंगा अभी तो अभी समझ नहीं आएगा आपको कुछ ना, क्योंकि अभी हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी ही नहीं है, हमने बल्कि अभी कुछ पढ़ा ही नहीं है, स्टार्ट लिया हमने तो अभी। तो अभी के लिए फ़िलहाल जो स्ट्रक्चर बता रहा हूँ उसको फॉलो करें, टाइम टू टाइम इसके अंदर मैं चेंजेस करता रहूँगा स्ट्रक्चर में। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी जो कभी चेंज नहीं होंगी, जो फिक्स रहेंगी हमेशा। फॉर एग्जांपल SRC के अंदर सबसे पहले हमारे पास एक फ़ोल्डर होता है जिसका नाम होता है एसेट्स। ठीक है, एसेट्स के अंदर हमारे पास IMG का फ़ोल्डर होता है जिसके अंदर सारी हमारी इमेजेस होती हैं। ठीक है,
इसके अलावा अगर फर्दर मैं कोई और चीज़ें लगा रहा हूँ, लेट्स से मैं कोई फॉन्ट्स वगैरह लगाना चाह रहा हूँ, फॉन्ट्स की फाइल होती है ना, फॉन्ट्स गूगल फॉन्ट्स होते हैं ये फॉन्ट्स, तो फॉन्ट्स वगैरह की फाइल है, तो उसके लिए आप यहाँ पे आके अच्छा आइकन की फाइल अलग होगी। फॉन्ट्स का एक फ़ोल्डर हो जाएगा, ये इसके अंदर बन गया ये, मूव करो इसको। ठीक है, इस तरीके से जितनी भी आपकी थर्ड पार्टी फंक्शनैलिटीज़ हैं, इमेजेस हो गई, कोई और थर्ड पार्टी आप सर्विस यूज़ कर रहे हो, ईच एंड एवरीथिंग आपके यहाँ एसेट्स के अंदर फोल्डर बाय फोल्डर जाएगी। ये नहीं उठाया 4-5 फाइल वहाँ से उठाई यहाँ फेंक दिया लाइक कचरा, ऐसा नहीं होगा। हर एक चीज़ का एक फ़ोल्डर होगा यहाँ पे जो बता रहा होगा भाई मेरे अंदर ये सामान है, मेरे अंदर ये चीज़ें रखी हैं। ठीक है, हर एक चीज़ को मैनेजेबल रखना है यहाँ पे आपको, कचरा नहीं करना कोड में। ठीक है, तो एसेट्स के अंदर ये सब चीज़ें हो गई। इसमें फर्दर चीज़ें आती रहेंगी, फॉन्ट्स इमेजेस अभी आ गई, आगे कोई नई चीज़ लगा रहे हैं वो आती रहेगी, इसके अंदर आइकन्स आ जाएंगे, जो भी हैं वो हम टाइम टाइम देखते रहेंगे। लेकिन ये चीज़ कभी चेंज नहीं होगी कि एसेट्स लाजमी बनेगा एसआरसी के अंदर। नेक्स्ट हमारा एक फोल्डर था, इसका नाम होता है कंपोनेंट्स। इसके भाई वहाँ नहीं पढ़ा रहा मैं, तो इसमें उसको वो पढ़ा रहा है तो मैं तो ऐसे अगर डिस्ट्रैक्शन हो तो चेयर घुमा लो ना अपनी, घुमा लो चेयर, घुमाने को बोला, पीछे करने को नहीं बोला था भाई बस। अब इस कंपोनेंट्स के फोल्डर में हमारे सारे कंपोनेंट्स होंगे जो हम बनाएंगे। ठीक है, अभी मैं बना के दिखाऊंगा आपको। फिर एक और फोल्डर बनेगा यहाँ पे आपका पेजेस का, जिसके अंदर हमारे सारे पेजेस होंगे जो हम बनाएंगे। लेट्स से मेरी वेबसाइट है होम अबाउट कॉन्टैक्ट, तो होम अबाउट कॉन्टैक्ट ये डिफरेंट पेजेस हैं। HTML के पेजेस की बात नहीं हो रही यहाँ पे, लेकिन है तो पेजेस ही ना, देखा जाए तो HTML के नहीं है, लेकिन बनाए तो पेजेस ही है ना, तो वो पेजेस सारे यहाँ बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे, वो जब वक्त आएगा तब देखेंगे। मैं सिर्फ फोल्डर स्ट्रक्चर आपको समझा रहा हूँ। फिलहाल अभी के लिए बस इसको फॉलोअप करें अभी, क्योंकि अभी हमने कुछ खास पढ़ा नहीं है। अभी हम जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं अपने कहाँ पे, कंपोनेंट्स के अंदर। ठीक है, अपना फर्स्ट कंपोनेंट बनाते हैं ज़रा। ठीक है, सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कंपोनेंट्स के अंदर आऊँगा, सिंपल न्यू फाइल करके एक फाइल बनाऊँगा यहाँ पे। बेस्ट वे क्या होता है कंपोनेंट की, देखिए मैंने आपको बताया कंपोनेंट की पहचान क्या होती है, इसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। रिएक्ट आपको रेकमेंड करता है कि भाई जो आपके कंपोनेंट का नाम होगा ना, आप कोशिश करो फाइल का नाम भी वही रखो। लेट से मुझे तो इसलिए आपको पहले पता होना चाहिए कंपोनेंट का नाम क्या है। ये नहीं फाइल का नाम रख दिया कुछ, कंपोनेंट का नाम कुछ रख दिया। लेट से मुझे कंपोनेंट का नाम रखना है कंपोनेंट ए, एक मिसाल के तौर पे। हम अभी 3 कंपोनेंट बनाएंगे ABC। ठीक है, मुझे फाइल अपने कंपोनेंट का नाम क्या रखना है, कंपोनेंट ए। तो मैं फाइल का नाम देख क्या रखूँगा, कैपिटल C, स्मॉल नहीं कैपिटल, कंपोनेंट ए। अच्छा, अब यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे स्पेस दे के नहीं होगा, यहाँ पे अंडरस्कोर दे के ए नहीं होगा। यहाँ चलता है कैमल केस, जो जावास्क्रिप्ट में फंक्शन में चलता था कैमल केस के। लेट्स से अगर आपको 2 वर्ड मिलाने हैं तो कंपोनेंट ए जैसे 2 वर्ड्स हैं तो मैं यूँ यूज़ करूँगा इसको ऐसे। क्लियर है, कोई कुछ पूछना चाह रहे हो? कैमल केस मैंने ऐसे बोला है कि 2 अगर वर्ड है तो उनको सेकंड वर्ड मिलाना चाहो तो फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दोगे। मुझे पता है कैमल केस नहीं है, ये पास्कल केस कहलाता है। पास्कल केस में भी दूसरा लेटर छोटा होता है भाई, ऐसे लिखना है आपको बस, पास्कल प्लस कैमल। ये नहीं बोलना कैमल में तो छोटा होता है दूसरा लेटर, आपको इस तरह लिखना है। आप कंपोनेंट ए, अब किसकी फाइल बना रहा हूँ मैं, कंपोनेंट की, तो क्या लिखूँ एक्सटेंशन .jsx। ठीक है, रिएक्ट का आइकन आ गया, ये आपकी एक कंपोनेंट की फाइल बन चुकी है। अब सबसे पहले हमारा, अच्छा सबसे पहले एक होता है फंक्शन बना। अच्छा देखिए, पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप कंपोनेंट बनाना नहीं होता। पहला स्टेप होता है कि हम एक रिएक्ट को इंपोर्ट करें अपने पास। ठीक है, कैसे करते हैं, इंपोर्ट का कीवर्ड लगाएंगे, इंपोर्ट कैपिटल के अंदर। वैसे आपको सजेशन भी दे रहा है, लेकिन अभी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अभी ना सजेशंस को कम से कम अवॉइड करें, ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें। सजेशंस पे जाएंगे ना अभी के लिए, जैसे लेट्स से अगर मैं एंटर प्रेस करूँगा ना पूरा बन के आ जाएगा, लेकिन अभी इस पर ना जाएँ, कोशिश करें, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा कौन चीज़ कहाँ से उठ रही है।
थोड़ा सा 1-2 हफ्ते आपको लग जाए ना काम करते हुए रिएक्ट पे, 2-3 हफ्ते हो जाए, उसके बाद फिर आप स्ट्रेसेस के ऊपर जाइएगा। आपको एटलीस्ट पता तो होगा ना कि कौन सी चीज़ कहाँ से उठ के आ रही है। सही है, तो मैं भी लिखूंगा, आप भी कोशिश करें लिखें इस चीज़ को। इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम, अच्छा रिएक्ट एक वेरिएबल है, मैं इसको कुछ भी नाम दे सकता हूँ, सिर्फ रिएक्ट देना ज़रूरी नहीं है, नाम कुछ भी दे सकते हैं इसको, लेकिन बेस्ट क्या है कि रिएक्ट ही दें। वेरिएबल का नाम क्या है, इसको वेरिएबल है आपका सिंपल। रिएक्ट फ्रॉम, अब यहाँ पे जहाँ से रिएक्ट को उठा रहे हैं, मैं रिएक्ट को कहाँ से उठा रहा हूँ, रिएक्ट की लाइब्रेरी से उठा रहा हूँ, रिएक्ट। सही है, ये अभी के लिए तो ज़रूरी नहीं है क्योंकि अभी हम इसका हम काम नहीं कर रहे, लेकिन फ्यूचर में इसको हम यूज़ करेंगे, तो इसलिए अभी से अपनी आदत बना लें कि इसको लिखना होता है। सही है, पहला स्टेप ये हो गया। सेकंड स्टेप क्या है, अपना कंपोनेंट बनाएंगे। भाई कंपोनेंट क्या है, सिंपल फंक्शन जावास्क्रिप्ट का, आपकी मर्जी है, आप वैसे बनाओ, नॉर्मल बना लो जैसे ऐप में बना हुआ है नॉर्मल फंक्शन, या एरो बना लो। रिएक्ट में रिकमेंडेड होता है कि आप क्या यूज़ करो, एरो फंक्शंस, क्योंकि वो लेटेस्ट अप्रोच है। कैसे बनता है एरो फंक्शन, कॉन्स्ट, मेरा फंक्शन का नाम क्या है, ये रहा, कंपोनेंट ए इज इक्वल्स टू, ऐसे ही बनता है कंपोनेंट फंक्शन। अब कंपोनेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे रिटर्न करना पड़ेगा कुछ। मैंने यहाँ लिखा सिंपल रिटर्न, लेट से एक h1 रिटर्न करवाया था मैं यहाँ पे, मैं आई एम कंपोनेंट ए। सही है, अच्छा ये हो गया, सेव करा मैंने इसको यहाँ पे। भाई ज़रा भी नज़र है बोर्ड स्क्रीन पे होनी चाहिए आपकी। सेव कर दिया इसको मैंने यहाँ पे, मैं जा रहा हूँ ज़रा अपने कोड के ऊपर। आया तो नहीं है, क्योंकि मैंने अभी कॉल ही नहीं किया उसको। अब कॉल अगर मैं कंपोनेंट, अच्छा ये यहाँ पे जो भी चीज़ें दिख रही हैं वो चीज़ें दिख रही हैं जो कहाँ पड़ी हुई हैं, ऐप के अंदर पड़ी हुई हैं। क्यों, क्योंकि भाई ऐप फिर उठ के बाद में मेन के अंदर जा रहा है यहाँ पे। अच्छा हमारी ना कोशिश ये होती है कि हम इस ऐप को ना छेड़ें, ऐप के अंदर कोई काम नहीं करें, ऐप के अंदर सिर्फ अपने कंपोनेंट ला के फेंकते उठा के। हम कंपोनेंट बनाया, ऐप के अंदर ला के रख दिया, कंपोनेंट बनाया जी, ऐप के अंदर पर ला के कॉल करना होता है हमें। ऐसा नहीं इसमें काम नहीं कर सकते आप, इसमें काम कर सकते हैं लेकिन करते नहीं हैं यूजुअली, हम सिर्फ कंपोनेंट ला के रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो भाई इसका मतलब मुझे अगर कंपोनेंट ए वाला कोड यहाँ दिखाना है तो मुझे कंपोनेंट ए को उठा करके यहाँ पे ऐप में लेके आना पड़ेगा। तो एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट के अंदर लेके आने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट भाई एक्सपोर्ट, इस चीज़ को अगर मुझे ऐप के पास लेके आना है तो क्या करूँगा, एक्सपोर्ट करूँगा ना भाई, फिर ऐप में आके उसे इंपोर्ट करूँगा। ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट सही कर लें अपने यहाँ पे भाई। अब ये बड़ा गौर से सुनिएगा कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में किस तरीके से होता है। यहाँ पे एक्सपोर्ट होते हैं 2 किस्म के, तो भाई इंपोर्ट भी 2 किस्म के होंगे, फिर ऐसा ही है। अब एक्सपोर्ट 2 किस्म के कौन कौन से होते हैं, मैं लिख भी देता हूँ। एक्सपोर्ट कितने किस्म के होते हैं भाई, सबसे पहला होता है डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट। पहला क्या होता है, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट। और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट एक्सपोर्ट। लिख लें इसको, मैं फिर समझाता हूँ इसको, अभी लिखने का टाइम दे रहा हूँ, लिख लें, फिर जब समझा रहा हूँ तो सारे काम छोड़ के सिर्फ स्क्रीन पे देखना है अपना। ठीक है, अच्छा एक्सपोर्ट चाहे आप डिफ़ॉल्ट कर रहे हो चाहे आप ऑब्जेक्ट कर रहे हो, दोनों को करने के लिए सिंपल क्या होता है, आप यहाँ पे लिख दें सिंपल एक्सपोर्ट का कीवर्ड। कुछ लोग यहाँ लिख रहे होते हैं, कुछ लोग डायरेक्टली यहाँ लिख देते हैं, दोनों अप्रोच सही हैं। ठीक है, मुझे पर्सनली ये वाली अप्रोच ज़्यादा अच्छी लगती है, एक्सपोर्ट। ठीक है, अब लेट से अगर मैं इसको पहली वाली एक्सपोर्ट पे लेके जाता हूँ, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट का कीवर्ड और आपके कंपोनेंट का नाम, जो नाम कंपोनेंट जिस नाम से बना है उसी नाम से एक्सपोर्ट होता है, कंपोनेंट ए। ठीक है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट इसे कहता है। ठीक है, अच्छा एक्सपोर्ट किया है तो इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। अब जैसे एक्सपोर्ट की टाइप 2 होती हैं वैसे ही इंपोर्ट की टाइप भी 2 होती हैं। भाई मुझे कहाँ इंपोर्ट करना है इसको, ऐप के अंदर।
ठीक है। यहाँ टॉप पे इसको इंपोर्ट करते हैं। तो भाई ऐसे ही इंपोर्ट भी आपके दो होते हैं, एक डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट होती है आपकी और एक ऑब्जेक्ट इंपोर्ट होती है आपकी। अगर आपने डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट किया है तो भाई फिर इंपोर्ट भी कौन सी होगी, डिफ़ॉल्ट होगी। अगर ऑब्जेक्ट किया है तो ऑब्जेक्ट होगी। मैं लिखने का टाइम दे दूंगा, अभी सिर्फ देख लो स्क्रीन पे, मैं लिखने का टाइम दूंगा आपको, क्योंकि अभी अगर लिखने पे भी लगोगे ना तो समझ नहीं पाओगे सही से। लिखने का मैं टाइम दे दूंगा। अब इसको मैंने क्या एक्सपोर्ट किया, डिफ़ॉल्ट किया या ऑब्जेक्ट किया है, डिफ़ॉल्ट किया है भाई। अब डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट करना पड़ेगा, इसका मतलब ऐसा ही है। अब डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट होता कैसे, इंपोर्ट जो भी आप कर रहे हो तो इंपोर्ट का पहले आएगा कीवर्ड, ठीक है। डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट जब आपने करा है तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आप उसको किसी भी नेम से इंपोर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या किस नेम से एक्सपोर्ट किया है, एक्सपोर्ट तो सेम ही नेम से होगा, एक्सपोर्ट तो सेम ही नेम से होगा। लेकिन अगर डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट किया तो फ़ायदा ये होता है कि जब इंपोर्ट कर रहे हो ना कंपोनेंट ए को, तो आप कंपोनेंट ए लिखना ज़रूरी नहीं होता। मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ इंपोर्ट कंपोनेंट ए फ्रॉम मतलब जहाँ से उठा रहे हो, कहाँ से उठा रहे हो भाई, आप ये लगाओगे और अपना पाथ देते हो, यूआरएल देते हो जहाँ से आ रहा है, ./ लगाओगे, खुद ही आपको पूरा राउट बन के आ जाएगा। भाई कहाँ पड़ा हुआ है, कंपोनेंट्स के अंदर / कंपोनेंट ए, ये आपका कंपोनेंट ए इंपोर्ट हो गया, ठीक है। मैंने इसको उसी नाम से किया, लेकिन अभी इसको आपको चेंज करके भी दिखाऊंगा तो देखिएगा कोई फ़र्क नहीं होगा आप। लेकिन पहले मैं दिखा दूँ ये भी चल रही है तो चल रहा है, ये दिखाऊँ पहले आपको कि ये चल रहा है, फिर बाद में नाम चेंज करेंगे। इंपोर्ट इस तरीके से होता है, इंपोर्ट आपका डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अच्छा अब इसको भाई कॉल कैसे करते हैं, कंपोनेंट को इंपोर्ट तो कर लिया, एक्सपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट भी कर लिया, कॉल कैसे करते हैं। अच्छा कंपोनेंट सही इंपोर्ट हुआ ही नहीं हुआ उसका एक तरीका और भी है, आप यहाँ पे आके, अच्छा यहाँ नहीं, वो कॉल के टाइम पे देखेंगे जब हम कंपोनेंट कॉल करेंगे। कंपोनेंट कॉल कैसे होता है, कंपोनेंट कॉल करने के लिए जैसे मैं यहाँ h2 के बाद कॉल कर रहा हूँ इसको, सबसे पहले आप लगाते हो ओपन ब्रैकेट, फिर कंपोनेंट का नाम लिखते हो कंपोनेंट ए, फिर ये क्या करोगे सिंपल / और क्लोजिंग ब्रैकेट ये लगा दोगे, ये कंपोनेंट कॉल हो गया। ये कंपोनेंट मैंने रेंडर कर दिया यहाँ पे, कॉल कह लें रेंडर कह लें। फंक्शन में कॉल कहते हैं, जब फंक्शन होता है तो वो कॉल कह रहे होते हैं, वहाँ पे जावास्क्रिप्ट में हम कॉल कह रहे थे, यहाँ पे क्योंकि फंक्शन नहीं होते कंपोनेंट्स होते हैं तो इसलिए यहाँ पे रेंडर बोलते हैं। काम दोनों सेम ही करते हैं बट टर्मिनोलॉजीज़ का फ़र्क है, वहाँ उसको हम कह रहे होते हैं कॉल, यहाँ हम कह रहे होते हैं रेंडर, दैट्स द डिफरेंस, ठीक है। सेव करता हूँ, ज़रा देखते हैं मेरा आउटपुट आया नहीं है। अच्छा यहाँ आपको बता रहा था कंपोनेंट सही इंपोर्ट हुआ है नहीं हुआ उसकी पहचान ये होती है कि आप कंपोनेंट पे क्लिक करेंगे तो वो चला जाता है, लेकिन यहाँ नहीं जा रहा, पता नहीं क्यों। आप करेंगे आपके पास चला जाएगा, ठीक है। VS कोड का मसला है इसमें कुछ, देखिए कंपाइलेशन चल रही है ना अभी इसलिए, लेकिन आप करेंगे आपके पास हो जाएगा ये, ठीक है। चेक करते हैं, आ गया आई एम कंपोनेंट है भाई, स्क्रीन पे देखो मेरे ऊपर नहीं आया, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि मैंने इसको डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट किया है। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट का फ़ायदा क्या होता है, वो किसी भी नाम से इंपोर्ट कर सकते हैं। अब लेट्स से मैं कंपोनेंट ए के नाम से इंपोर्ट नहीं कर रहा इसको, मैं कह रहा हूँ भाई एहतिशाम, क्या इस नाम से कोई कंपोनेंट बनाया मैंने, नहीं बनाया। लेकिन मैं अगर आपको यहाँ पे कॉल करा के दिखाऊँ ना इसको, आउटपुट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि भाई ये डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट हुआ है, इसको मैं किसी भी नाम से उठा सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं एहतिशाम को उठा रहा हूँ यहाँ से, मैं उठा कंपोनेंट ए को ही रहा हूँ, लेकिन मैंने उसको नाम चेंज कर दिया बस। जैसे यहाँ पे होता है ना, ये वो बाहर से वो शराब एक्सपोर्ट होके आ रहे होते, बोलते हैं भाई ये शरबत है, फांसी का शरबत है, वही वाला हिसाब है यहाँ पे भी, कि एक्सपोर्ट वही चीज़ हो रही है लेकिन नाम चेंज कर दिया, क्योंकि भाई डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट है इसलिए। लेकिन ये काम मैं ऑब्जेक्ट एक्सपोर्ट में नहीं कर सकता। अब ज़रा ऑब्जेक्ट वाली पे आते हैं। लेकिन अच्छा बेस्ट वे क्या होता है, रिकमेंडेड ये होता है कि भाई टू अवॉइड कन्फ्यूजन से बचने के लिए, अब यहाँ पे कोई लेट से आपको पता है कि एहतिशाम का मतलब कंपोनेंट है, आप जॉब छोड़ के चले गए, आपके पास कोई बंदा आया आपकी जगह, वो तो परेशान होगा भाई एहतिशाम को तो पूरी एप्लीकेशन में कंपोनेंट नहीं बना हुआ कोई, सही है। तो हमारी कोशिश ये होती है
अच्छा डेवलपर वो नहीं होता कि जिसका कोड सिर्फ उसको समझ में आए, किसी और को समझना है। भाई ऐसा खतरनाक कोड लिखा है कोई किसी को समझ में नहीं आ रहा, वो सबसे बेकार डेवलपर होता है कि जिसका कोड कोई समझ ही नहीं पा रहा, सिर्फ वो समझ पा रहा है। लोग समझते हैं फ़ख्र है भाई मैंने ऐसा कोड लिखा है किसी के समझ में ही नहीं आ रहा। भाई ये सबसे घटिया कोड लिखा है आपने। बेस्ट कोड वो होता है कि जो एक नॉन टेक्निकल बंदा जिसको इतनी नॉलेज भी नहीं है, वो आपका कोड देख के उसको ये पता लग जाए कि यार इसमें क्या कहानी चल रही होगी, वो एक अच्छा कोड होता है। हमारी कोशिश ये होती है कि हम ऐसा कोड करें कि सामने वाले को समझ में आए। तो इसलिए रिकमेंडेड तरीका ये होता है कि जो कंपोनेंट उठा रहे हो ना वही नाम लिखो, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैंने आपको बताया कि अगर आप नाम चेंज भी करोगे ना तो तब भी मसला नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है, इसको आपने याद रखना है। ये इंटरव्यू में पूछते हैं कि भाई डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट और नॉर्मल एक्सपोर्ट में क्या फ़र्क होता है। ये फ़र्क होता है कि डिफ़ॉल्ट को आप किसी भी नेम से इंपोर्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन बेस्ट वे क्या है कि उसी नेम से इंपोर्ट करें जो आपने वहाँ लिखा है। लेकिन अगर नहीं कर रहे आप, किसी वजह से कोई मसला है आपके साथ, तो कोई मसला ये नहीं करेगा, इंपोर्ट कर लेगा। मैंने आपको यहाँ दिखा भी दिया, ठीक है। अच्छा इसको बंद कर देता है। कमेंट करने के लिए वही यहाँ पे शॉर्टकट की जो VS कोड में वही होती है, वो कमेंट यहाँ थोड़ा अजीब सा होता है इस तरीके से, HTML का होता है। ठीक है। HTML HTML का भी नहीं है, ये अजीब सा कोई कमेंट है। अब ज़रा आते हैं सेकंड वाली अप्रोच पे। भाई मैं डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं कर रहा इसको, दूसरी वाली अप्रोच अगर मैं करना चाह रहा हूँ ऑब्जेक्ट एक्सपोर्ट, वो कैसे होती है। एक्सपोर्ट कीवर्ड यहाँ पे लिखेंगे, आप यहाँ लगा देंगे ऑब्जेक्ट के ब्रैकेट्स और इसके अंदर अपने कंपोनेंट का नाम लिख देंगे, इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट एक्सपोर्ट। अगर आपने अपने कंपोनेंट को ऑब्जेक्ट एक्सपोर्ट किया है तो ये लाजमी है आपके ऊपर कि आप उसे इंपोर्ट भी ऑब्जेक्ट फॉर्म में और उसी नाम से करोगे जिस नाम से एक्सपोर्ट किया है, अदरवाइज़ वो नहीं चलेगा। चेक करता है मैंने कॉम्प एक ऐसे किया, इसको इंपोर्ट भी ऐसे ही करूँगा। इंपोर्ट देखिए पूरा खुद ही बन के आ गया ये माशाल्लाह। इंपोर्ट यहाँ लगाएंगे ब्रैकेट्स, क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट पे एक्सपोर्ट किया है तो ऑब्जेक्ट फॉर्म में इंपोर्ट करना पड़ेगा। कंपोनेंट ए फ्रॉम ./ कंपोनेंट्स कंपोनेंट ए। कॉपी किया इसको मैंने यहाँ पे, कंपोनेंट है। इसका मैं नाम चेंज करता हूँ ज़रा, लेट्स से एहतिशाम रख देते हैं इसको भी। सही है, नाम चेंज कर दिया इसका हैं, सही है गया। अच्छा रिएक्ट में नॉर्मली क्या होता है, कभी कभी यहाँ पे भी एरर आता है, लेकिन नॉर्मली ना वाइट स्क्रीन हो जाती है। तो अगर आपको एरर चेक करना है ना तो अगर आपकी स्क्रीन ऐसे वाइट हो जाए इसका मतलब कोई एरर आया है। एरर स्क्रीन पे नहीं आएगा। नॉर्मली एरर क्या होता है, आपका जो सर्वर चल रहा होता है ना यहाँ पे आता है एरर, अगर यहाँ पे भी नहीं आ रहा तो फिर कहाँ जाएंगे आप, कंसोल में। यहाँ क्या कह रहा है, अनकॉज सिंटैक्स एरर, द रिक्वेस्टेड मॉड्यूल कह रहा है भाई ये कंपोनेंट ए जो है ना डज नॉट प्रोवाइड एन एक्सपोर्ट नेम एहतिशाम, इसका एहतिशाम कोई नाम नहीं है जो आपने एक्सपोर्ट किया है। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है एरर क्या कह रहा है, ये पूरा ना आ रहा हो लेकिन आपको ये पता है कि हो क्या रहा है इसके अंदर। भाई ये कह रहा है कि ये जो कंपोनेंट ए है इसका आपने एहतिशाम नाम से एक्सपोर्ट नहीं किया इसको, लेकिन आप उसको उठाए एहतिशाम से लो, क्योंकि भाई ऑब्जेक्ट एक्सपोर्ट है ना, जो नाम से आप एक्सपोर्ट करोगे उसी नाम से उठाओगे। क्लियर हो गया। तो ये होता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। अब लिख लो इसको अपने पास सुकून से, ये बेसिक्स हैं भाई, इसको अच्छे से समझो। टाइम लग रहा है समझने में, कोई मसला नहीं है, टाइम लगाओ, क्योंकि ये चीज़ें स्टार्ट में बस पढ़ने की हैं, आगे जाके बस आपने यूज़ करना है धनाधन। और अभी देखें क्योंकि स्टार्टिंग का टाइम है ना हमारा, अभी दो तीन तो नहीं 8-10 क्लासेस तक मैं पूरा ऐसे ही काम करूँगा। अभी कितना टाइम लगा था, कितने स्टेप में काम किया हमने। सबसे पहले हमने कंपोनेंट को इंपोर्ट लिखी, फंक्शन बनाया, उसके अंदर सारी चीज़ें लिखी, इतने सारे स्टेप है ना। अभी हम इस तरह ही काम करेंगे, लेकिन आगे जाके मैं आपको एक दो की बताऊंगा, बस 2-3 की प्रेस करेंगे, ये जितना काम मैंने किया है यहाँ पे ये सारा काम खुद ही हो जाएगा, आपको पूरा लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। खुद ही कंपोनेंट इंपोर्ट हो जाएगा, खुद ही कंपोनेंट एक्सपोर्ट हो जाएगा, खुद ही पूरा कंपोनेंट बन भी जाएगा। लेकिन अभी नहीं करना वो काम, फ्यूचर में करेंगे जाके। अभी वरना करेंगे तो आपकी कॉन्सेप्ट ख़राब हो जाएंगे। अभी बस लिखना है कोड आपने जितना हो सकता है लिख लें। इसको कितने टाइप की इंपोर्ट होती है, कितने टाइप की एक्सपोर्ट होती हैं। एक के कंपोनेंट के अंदर रिटर्न के बाद कर्ली ब्रैकेट्स हैं ये। अच्छा इसमें क्या होता है, नॉर्मली रिटर्न में अगर लेट से डायरेक्टली अगर आप लिखना डायरेक्टली लिख लो, क्योंकि क्या है थोड़ा सा मैसअप लग रहा है आपस में ना, मिक्स लग रहा है, तो इसलिए लोग क्या करते हैं यहाँ पे रिटर्न के बाद ऐसे ब्रैकेट्स लगा देते हैं ताकि वो सेपरेट रहें चीज़ें। कोई ब्रैकेट लगा सकते हैं। कोई भी नहीं,
राउंड ब्रैकेट्स, कोई भी ब्रैकेट नहीं, राउंड ब्रैकेट लगता है यहाँ पे। अगर नहीं लगाए तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बेहतर है लगा दो, क्योंकि ये आपको वरना मैसअप हो जाएगा, सब चीज़ें मिक्स हो जाएंगी आपस में। लेट से कोई आया, उसने ऐसे करके यूँ दे दिया, ऐसे स्पेस दे दिया, तो ये मसला बन जाएगा आपके लिए। तो इसलिए ब्रैकेट्स वगैरह लगाते हैं हम ताकि चीज़ें सेपरेट रहें। यहाँ तक किसी को कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन? कंपोनेंट कैसे बनता है, कंपोनेंट कैसे एक्सपोर्ट होता है, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट क्या होती है, नॉर्मल एक्सपोर्ट क्या होती है, दोनों में डिफरेंस ये पता होना चाहिए। मैं पूछूंगा लास्ट क्लास में, उसके बाद नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी हमारी। तो दोनों के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं? अच्छा भाई, बहुत अच्छा सवाल क्या है, दोनों के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है? अच्छा, ऐसा नहीं है कि एक कंपोनेंट, अच्छा बेस्ट अप्रोच ये होती है कि एक फ़ाइल में एक ही कंपोनेंट रखो। जैसे मैंने अगर एक फ़ाइल बनाई कंपोनेंट ए के नाम से, इसके अंदर कंपोनेंट ए ही रहे, बेस्ट अप्रोच ये होती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता, मैं एक फ़ाइल के अंदर एक से ज़्यादा कंपोनेंट भी बना सकता हूँ। लेकिन अब मसला क्या है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट में, अगर आप एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर रहे हो ना, डिफ़ॉल्ट एक फ़ाइल से एक ही हो सकता है। डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट एक फ़ाइल से एक ही हो सकता है। लेट्स से अगर मल्टीपल चीज़ें बनी हुई ना यहाँ पे, मैं मल्टीपल चीज़ों को डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। डिफ़ॉल्ट हमेशा एक ही कंपोनेंट होता है एक फ़ाइल से। लेकिन अगर मुझे मल्टीपल कंपोनेंट्स बनाए हुए मैंने, मुझे मल्टीपल एक्सपोर्ट्स करने हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए फिर आप ऑब्जेक्ट वाली अप्रोच यूज़ करते हो। वो आप एक फ़ाइल में मल्टीपल, 1, 10 जितने आप चाहो एक फ़ाइल से एक्सपोर्ट आप करवा सकते हो। ठीक है, ये बड़ा अच्छा सवाल किया उन्होंने, ये डिफरेंस पता होना चाहिए आपको भाई। फ़र्क, एक डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट एक फ़ाइल से एक ही कंपोनेंट हो सकता है, जबकि ऑब्जेक्ट वाली में एक फ़ाइल से मल्टीपल कंपोनेंट एक्सपोर्ट में करवा सकता हूँ। ये आगे सारी चीज़ें हम देखेंगे अभी। ठीक है, बेस्ट अप्रोच लेकिन ये होती है कि आप एक फ़ाइल में एक ही कंपोनेंट रखो अपना, जिस फाइल का नाम आपने रखा है वही कंपोनेंट उसके अंदर होना चाहिए, बस ये बेस्ट अप्रोच होती है। अगर हम एक ही फंक्शन, एक ही कंपोनेंट रखें तो हम डिफ़ॉल्ट यूज़ करें या अगर आपको पता है कि यार इस फाइल में एक ही कंपोनेंट है, तो फिर आप एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट पे जाओ, वो बेस्ट है। क्योंकि भाई आपको उठाना भी उसी नाम से, मतलब एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट बेस्ट है ना फिर आपको, अगर आपको पता है एक ही कंपोनेंट, लेकिन आपको पता है कि इस फाइल में मुझे मल्टीपल कंपोनेंट्स बनाने पड़ सकते हैं किसी फॉर एनी समहाउ एनी रीज़न, तो फिर बेस्ट अप्रोच ये होती है कि आप जो है वो ऑब्जेक्ट वाली अप्रोच यूज़ कर लो। जैसे आपने कंपोनेंट्स, अभी तो एक ही कंपोनेंट का फोल्डर बनाया, अगर 10-20 फोल्डर्स बनाए। देखिए फोल्डर्स की बात नहीं हो रही है, एक फ़ाइल की बात हो रही है, एक फ़ाइल की मैं बात कर रहा हूँ, मैं ये फोल्डर्स की बात नहीं कर रहा, मैं एक फ़ाइल के अंदर अगर कंपोनेंट्स बने उनकी बात कर रहा हूँ। लेट्स से मैंने बनाया ना कंपोनेंट ए, यहाँ पे कंपोनेंट के फोल्डर के अंदर ही फाइल बनाएंगे ना, फाइल के अंदर कंपोनेंट बनाऊंगा, मतलब इसके अंदर एक ही बना। इसके अंदर एक ही कंपोनेंट बनाना है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, हमें ज़रूरत पड़ जाती है, मैं बता रहा हूँ ये अच्छी अप्रोच नहीं होती, लेकिन कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है हमें कि एक फ़ाइल में लेट से मुझे यहाँ पे ज़रूरत पड़ गई कंपोनेंट, एक और कंपोनेंट बनाने की, लेट से ये कंपोनेंट टेस्ट, इसका नाम रख दिया मैंने, ये 2 कंपोनेंट है यहाँ पे। अब मैं चाह रहा हूँ भाई कंपोनेंट टेस्ट भी दिखाऊँ यहाँ पे, लेकिन भाई अगर मैं डिफ़ॉल्ट पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, लिखता हूँ एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट ए, फिर मैं लिखा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट दोनों लिखने पड़ेंगे। टेस्ट। देखिए मुझे एरर दे देगा ये, क्या कह रहा है, अ मॉड्यूल कैन नॉट हैव मल्टीपल डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट्स। मल्टीपल डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं हो सकती, आपको एक ही करनी Update पड़ेगी। करना पड़ जाएगा। अब देखिए इस सिनेरियो में क्या है, जिस फाइल से नाम, जिस कंपोनेंट के नाम से फाइल बनी हुई है, इसका मतलब उस कंपोनेंट पे पहले, उस फाइल पे पहले उस कंपोनेंट का हक है भाई। जिस फाइल से मैंने जो फाइल का नेम रखा है ना, जिस कंपोनेंट के नाम से फाइल बनी है, तो असल में उस कंपोनेंट का पहला हक है। तो हम क्या करते हैं इस सिनेरियो के अंदर, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट इसको कर देते हैं और इस वाले को डिफ़ॉल्ट के बजाय ये एक्सपोर्ट कर देते हैं। एक फ़ाइल से मल्टीपल एक्सपोर्ट्स होना कोई गलत नहीं है, लेकिन एक फ़ाइल से मल्टीपल डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट होना ये गलत है, ये नहीं हो सकता, वो एरर भी दे देगा। एरर दे देगा, वैसे ही आप नहीं कर पाएंगे। तो देखिए 2 एक्सपोर्ट्स ओके हैं बिल्कुल। ये मैं अगर आपको यहाँ दिखाऊँ ना, दोनों का इंपोर्ट वहाँ मैं कर सकता हूँ। मैं यहाँ आया, मैंने लिखा भाई सबसे पहले, अच्छा ये कौन सा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट है ना ए, तो मैं डायरेक्टली इसको उठा सकता हूँ ऐसे करके, ठीक है। और दूसरा मुझे उठाना है इंपोर्ट कंपोनेंट टेस्ट फ्रॉम, देखिए दोनों एक ही फाइल से उठ रहे हैं,
लेकिन दो डिफरेंट चीज़ें हैं। कंपोनेंट ए ये रहा, कंपोनेंट टेस्ट ये रहा। अच्छा कंपोनेंट नाम चेंज नहीं किया उसका मैंने, कर तो दिया चेंज, कंपोनेंट टेस्ट। सेव कर तो दिया भाई, सेव कर दिए तभी तो। एक सेकंड। कंपोनेंट ए हो गया, सर वो जेट में नहीं है ना? हाँ पे। देखिए इसने मुझे एरर नहीं दिया, इस चीज़ समझे, इसको ज़रा समझे एरर ये मतलब मसला आया कैसे। अगर मैंने ब्रैकेट नहीं दिया तो इसने मुझे एरर भी तो नहीं दिया, क्यों नहीं दिया एरर, कौन बताएगा? बहुत लॉजिकल चीज़ है, अगर आपने मेरी बात को बहुत गौर से सुना तो आप मुझे आंसर कर देंगे कि ऐसा एरर क्यों नहीं आ रहा है भाई, ये प्रॉपर चल रहा है। एक्सपोर्ट हम 2 बार इंपोर्ट कर रहे हैं, 2 डिफरेंट नाम से हम इंपोर्ट कर सकते हैं। क्यों, कैसा क्यों कर पा रहा हूँ मैं? सर क्योंकि डिफरेंट नाम से जो डिफॉल्ट है हम किसी भी नाम से उठा सकते हैं। ये इसका आंसर है सही, वेरी गुड भाई। ये तो इंपोर्ट डिफ़ॉल्ट है, तो मैं उठा कंपोनेंट ए से उठाऊँ, किसी भी नाम से उठाऊँ, क्योंकि ये इस फाइल से उठ रही है। लेकिन ये जो कंपोनेंट टेस्ट है ना, मैं समझ रहा हूँ इसको ये वाला कंपोनेंट, लेकिन अगर ये वाला कंपोनेंट है तो ये ऑब्जेक्ट से इंपोर्ट हुआ है, एक्सपोर्ट हुआ है, तो इसको उसूलन ऑब्जेक्ट से ही इंपोर्ट भी होना चाहिए। लेकिन मैंने ऑब्जेक्ट से इंपोर्ट नहीं किया, इसने मुझे एरर नहीं दिया। क्यों? क्योंकि भाई इस फाइल से उठ रहा है ना, और इस फाइल से मैं कोई भी जो उठा सकता हूँ किसी भी नाम से। क्यों? क्योंकि इस फाइल से ये चीज़ एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हो रही है, तो इसीलिए मुझे कंपोनेंट ए लिखा हुआ आ रहा है यहाँ दोनों जगह पे। दिस इज़ कॉन्सेप्ट। अगर मुझे कंपोनेंट टेस्ट उठाना है, समझ में आया तो मैं विवेक क्या मसला है ये? मैं इसलिए इस पर इतना एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि ये बेसिक्स हैं भाई, ये अगर अच्छी होंगी तो आगे जा सकते हैं, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे आगे जाके। अगर मैं इसको ऐसे ब्रैकेट लगा दूँ, अब देखिए कंपोनेंट टेस्ट आएगा, समझ में आया? रिकॉर्डिंग कर लिए, घर जाके लाजमी तरह देखिएगा रिकॉर्डिंग को। व्हाट्सएप पे आ जाएगी। नहीं ये चैनल है, ये टैग जोन का वहाँ आती है। तो चैनल पे आ जाए। रिएक्ट की ना एक प्लेलिस्ट होगी, आप जाएंगे वहाँ पे, मैं सर से करवा दूंगा। आप सिंपल जाएंगे, प्लेलिस्ट खोलिएगा, वहाँ रिएक्ट की एक प्लेलिस्ट होगी पूरी, उसको उसमें अभी आज क्लास आई थिंक मैं अपलोड तो 1 से ही होगी, वैसे क्लोजली क्लास है लेकिन क्लास 1 से अपलोड होगी वहाँ पे। तो क्लास 1 क्लास 2 इस हिसाब से हर एक क्लास की रिकॉर्डिंग वहाँ मिलती रहेगी आपको, ठीक है? तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कोई सवाल, कोई क्वेश्चन? कंपोनेंट बनाना आ गया, कंपोनेंट कॉल करना आ गया, JSX क्या होता है, ठीक है? कोई क्वेश्चन? सर एक एक्सपोर्ट हम जितनी बार भी कॉल करा सकते हैं। हाँ, कहीं इतनी बार भी करा ऑब्जेक्ट हो या बस याद रखना डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट एक फ़ाइल से एक ही हो सकता है बस। मल्टीपल फाइल्स में आप करवाएं, लेकिन एक फ़ाइल के अंदर डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट एक ही होगा बस, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। क्लियर है? कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन? क्लियर है? तो इसको यहीं तक रखते हैं आज, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में फिर आगे कंटिन्यू करते हैं।